हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास। वैसे ही अपना चैप्टर नंबर सेकंड खत्म हो चुका है, उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज अपने इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने कुछ डाउट पूछे हैं, वो आज अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक एग्जाम्पल नंबर है अपना 2.2। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। यानी कि यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक बेलन रखा हुआ है और कैसी पोजीशन में है कि इस बेलन की अक्ष है। बेलन की अक्ष क्या होती है? बेलन के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली अक्ष, यानी कि इसकी लंबाई के अनुदिश जो अक्ष होती है, ये होती है बेलन की अक्ष। ये बेलन की अक्ष क्या है? विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी कि इसी दिशा में ये स्थित है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से परित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको कि इसमें से जो आपका फ्लक्स का मान होगा बेलन का, वो मान क्या रहेगा? शून्य होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो बेसिकली क्या करेंगे, अपन यहाँ पे फ्लक्स की परिभाषा लगाते हैं। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होता है? इंटीग्रेशन ई डॉट ds वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब भी फ्लक्स की कोई भी बात करता है, यानी फ्लक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन होता है, तो अपने डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो फ्लक्स की इक्वेशन हो जाएगी और कैसे इंटीग्रेशन है? सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन है। अब एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर क्लोज इंटीग्रेशन और डायरेक्ट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है, या फिर हम अपन फ्लक्स के लिए हमेशा क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे या बिना क्लोज इंटीग्रेशन भी होता है। तो देखो क्लोज इंटीग्रेशन वहां पे काम आएगा जहां पे आपका सरफेस कैसा है? क्लोज सरफेस है, यानी कि जो आपको जो भी आपकी एप्लीकेशन दी उसमें कैसा सरफेस दिया है? क्लोज दिया है। क्लोज का अर्थ हुआ जैसे बेलन है, बेलन पूरी तरह से चारों तरफ से क्या हो? पैक हो, यानी कि एक तरह से चारों तरफ की सतह हो। जैसे ये बेलन की ये सतह होगी, ये होगी और चारों तरफ होगी, तो ये पूरा क्या हो गया? बंद हो गया। जैसे घन हो गया, ये भी क्लोज है। घनाभ हो गया, ये भी है। लेकिन जैसे वर्त की बात करेंगे या फिर किसी शक्ति की बात या वलय की बात करेंगे, तो वो क्लोज इंटीग्रेशन में या क्लोज सरफेस से नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। अपना समाकलन जब अगर क्लोज सरफेस दिया है तो वहां पे क्लोज इंटीग्रेशन करना है, अगर क्लोज सरफेस नहीं दिया है तो अपन डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन से ही कर सकते हैं। अब देखो अपन इसको जीरो सिद्ध करेंगे, प्लस का मान जीरो कैसे आएगा? तो यहाँ पे अपन कितने सरफेस मान सकते हैं? तो देखो यहाँ पे सरफेस देंगे, एक तो ये सरफेस हो गया, एक ये हो गया, एक इसका वक्र पृष्ठ हो गया। तो तीन सरफेस हैं इसके, तो तीनों को अलग अलग समाकलन के रूप में लिखे हैं। तो इंटीग्रेशन है, इसको मैंने S1 दे दिया है, इसको S2 दिया है, इसको S3 दिया है। ये हो गया S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि अपन क्या कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं? केवल इस S1 की। S1 क्या है? एक तरह से वर्त जैसा हो गया। अब ये क्लोज नहीं रहा, तो ये अपन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपन इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस S2 E डॉट ds वेक्टर और प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन था वो पूरे पृष्ठ के लिए था, सभी पृष्ठों के लिए था। अब इनको अलग अलग पृष्ठों में विभक्त कर दिया हमने। तीनों का क्या कर दिया? सम। दो क्या किसके बराबर होगा? इसके बराबर ही आएगा। अब देखो यहाँ पर अपने ds क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश है। तो अपन यहाँ पे तीन क्षेत्रफल अल्पांश लेने पड़ेंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके वक्र पृष्ठ पर। तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया मैंने ds1। अब क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन देखनी है। E की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, ये तो है E की डायरेक्शन, ठीक है, इस साइड। ds की जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्षेत्रफल अल्पांश की जो सरफेस है उसके नॉर्मल टू द प्लेन होगी, यानी तल के लंबवत हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? ds1 की डायरेक्शन, इसी साइड ये होगी ds1 की डायरेक्शन। अब यहाँ पे लोगे तो इसका नॉर्मल टू द सरफेस तो क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगी ds2। और यहाँ पे क्षेत्रफल अल्पांश लोगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या ले लिया? क्षेत्रफल अल्पांश है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि इस तरफ ds3। अब देखो यहाँ पर पहले इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा? cos थीटा। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? इंटीग्रेशन S1 E ds cos थीटा। अब देखो यहाँ पे S1 के लिए थीटा का मान कितना होगा? S1 के लिए थीटा का मान
ds और e दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, यानी कि मध्य कोण कितना है 0, तो यहाँ पे कितना आ गया cos 0 डिग्री हो गया, प्लस s2 e ds cos। अब s2 के लिए फिर से देखो यहाँ पे ds वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, e की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इस तरफ ज्यादा e, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो गया cos 180 डिग्री, प्लस यहाँ पे कितना रहेगा s3 के लिए e ds। अब देखो यहाँ पे e की डायरेक्शन ये है, इस तरफ है, ds की डायरेक्शन है इस तरफ है, एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया cos 90 डिग्री। अब cos 0 का मान 1 होता है, तो ये कितना हो गया फाई इक्वल्स टू s1 e ds प्लस ds1 ले लो, इसको s1 e s2 s3, ये कितना हो जाएगा cos 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ पे कितना रहेगा माइनस का s2 के लिए e ds2, और देखो cos 90 का मान कितना होता है 0, तो प्लस कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ पे E क्या रहेगा, कांस्टेंट है, E का मान एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है, तो E तो बाहर आ गया, E इंटीग्रेशन ds1 माइनस E ds1, तो यहाँ पे कितना रहेगा ds2। अब देखो यहाँ पे समाकलन करते हैं ds1 का। अब देखो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों क्या है बराबर है, तो ds का समाकलन करोगे तो ये पूरा सरफेस देगा, यानी सरफेस का क्षेत्रफल देगा, तो ds और दोनों का मान क्या रहेगा बराबर, तो कितना रहेगा ds2 बराबर कितना रहेगा, ये पूरा क्षेत्रफल कितना माना है s दे दिया, तो ये कितना रहेगा s हो गया, तो फाई इक्वल्स टू कितना हो गया, फाई इक्वल्स टू ये कितना हो गया e s माइनस ये कितना हो गया e s, तो कितना आ गया टोटल 0। तो यहाँ से अपने ये सिद्ध कर दिया गया, प्लस का मान कितना रहेगा 0 रहेगा। अगला एग्जांपल है एग्जांपल 2.4, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, एक 8 त्रिज्या की पतली वलय पर q आवेश एक समान से वितरित है, यानी कि वलय दिया है उस पर आवेश कितना है q है। अब देखो वलय इस प्रकार से होती है, वन डायमेंशनल होती है, केवल इसमें क्या होगी लंबाई हो सकती है, क्षेत्रफल नहीं होगा। तो देखो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2 पाई r, यानी कि इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी एक तरह से परिधि की लंबाई हो जाएगी। और देखो ये ऐसे है, इसको मैंने कैसे रखा हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे रखी हुई है, ये बोले ऐसी पोजीशन को ऐसे रखा हुआ है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसकी त्रिज्या कितनी है r है, और इस पर आवेश कितना दिया है q आवेश दिया हुआ है वलय की अक्ष पर। और वलय की अक्ष क्या होती है, जैसे ये है तो ये केंद्र बिंदु से यानी कि वलय के लंबवत है, वलय के तल के लंबवत जो अक्ष होती है वो क्या होती है इसकी अक्ष होती है। तो देखो तो ये इसको ऐसे है अभी, तो इसको मैं ऐसे करूंगा तो कैसे हो जाएगी, ये इसकी अक्ष हो जाएगी, तो ये क्या इसकी अक्ष है। केंद्र से अक्ष दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो केंद्र ये केंद्र हो गया, जैसे अक्ष दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पे क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो देखो पहले तो इसकी डायरेक्शन देखें अपने कि इस विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है किस तरफ आएगी। तो हमने ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व किया दिया, कई एप्लीकेशन किए थे गॉस के नियम से, उसी के अनुसार अपन यहाँ पे 2 अल्पांश लेते हैं, यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। अब देखो इस अल्पांश पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान E है, तो अल्पांश के कारण कितना होगा DE होगा। तो DE की डायरेक्शन देखें तो देखो यहाँ पे ये एक रेख के आवेश घनत्व हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा रेख के तार की जैसा व्यवहार करेगा। तो रेख के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे देखी थी हमने, तार की लंबाई के लंबवत थी, तो ये लंबाई है तो इसके लंबवत कैसे हो जाएगी ऐसे हो जाएगी। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ आ गई, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है। अब इसको घटकों के रूप में हमने विभक्त करके दे सकते हैं, तो इस साइड आ जाएगा DE sin थीटा, इस साइड इसका आ जाएगा DE sin थीटा, दोनों का परिणाम समान और विपरीत दिशा में होने का ये तो ऊर्ध्वाधर घटक हो गए कैंसिल। और क्षैतिज घटक की बात करें तो देखो इसके कारण DE cos थीटा इस तरफ, इसके कारण DE cos थीटा इसी तरफ, तो दोनों क्षैतिज घटक एक ही दिशा में आने के कारण ये दोनों क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी वलय के तल के लंब दिशा में क्या रहेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहेगी। और कितना आएगा देखो DL अल्पांश के कारण कितना है DE है,
और दिशा में देखें तो डी ई कोस थीटा है। तो अपन यहां से सोल्व करेंगे किसको लेके, डी ई कोस थीटा को लेके सोल्व करेंगे, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ आएगी और इस तरफ कितनी है, डी ई कोस थीटा। और देखो यहाँ पे दो बार काउंट नहीं करना है, यानी कि इस दोनों को जोड़ना नहीं है, दो अलग अलग अल्पांश लिए हैं तो एक अल्पांश लेके सोल्व करेंगे। तो एक अल्पांश की करन इस तरफ आई और इसका घटा के डी ई कोस थीटा आया, तो इसको लेके सोल्व करेंगे और पूरा समाकलन कर देंगे तो पूरी वलय के लिए आ जाएगा। अगर दोनों के लिए अपन जोड़ के करते हैं तो दो बार इसका समाकलन होगा, तो दो बार इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना जाएगा, तो लास्ट में अपन उसको दो का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दो बार काउंट हो रहा है तो इसको सिंगल काउंट के लिए अपन को दो का भाग देना पड़ेगा। अब देखो उसको सोल्व करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे पहले तो अपन को डी ई का मान चाहिए, फिर अपने कोस थीटा का मान निकालेंगे, तो डी ई का मान कितना होगा। अब देखो किसी Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर DQ आवेश है तो उसके कारण कितना रहेगा, यहाँ पे DE हो जाएगा, यहाँ पे आवेश की जगह कितना रहेगा, DQ हो जाएगा, और यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान कितना हो गया इसके लिए, DE के लिए K DQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये मान यहाँ पे रख दो, तो E इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन K DQ अपॉन R स्क्वायर कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर एक तो DQ का मान चाहिए अपन को, एक कोस थीटा का मान चाहिए, तो क्योंकि DQ क्या है, अल्पांश का आवेश है, और देखो ये एक रेखीय तार जैसा होगा, यानी तार को अपन गोल करते हैं तो वलय बन जाती है, तो यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा इक्वल टू कितना रहेगा, DQ अपॉन DL। अल्पांश का आवेश कितना है, DQ है, तो ये कितना गया, लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन DL। और पूरी आवेश पूरे तार के लिए बात करें तो पूरी तार पे कितना, यानी पूरी वलय पे कितना है, Q अपॉन L। अब Q अपॉन L क्या है, इसकी परिधि एक तरह से, तो इसको ये ले सकते हैं 2 पाई R। तो यहाँ से देखो दो मान निकाल सकते हैं, तो DQ का मान चाहिएगा अपन को, तो DQ बराबर कितना हो गया, DQ बराबर लैम्डा इनटू DL, तो DQ बराबर कितना हो गया, लैम्डा DL। और देखो यहाँ से ये सोल्व करें, Q बराबर कितना आएगा, Q बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो कितना हो गया, लैम्डा 2 पाई R। ये दो मान अपन को मिल गए। एक अपन को कोस थीटा चाहिए, कोस थीटा बराबर है, देखो कोस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखो यहाँ पे ये था थीटा, ये समकोण त्रिभुज, इसका आधार कौन सा है, अक्ष, और कर्ण कौन सा है, आर। तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया, आधार बटा कर्ण अक्ष अपॉन आर। तो ये मान आप यहाँ पे पुट कर दो, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो कोसेंट उसको बाहर निकाल देता हूँ, K इंटीग्रेशन DQ का मान कितना है, लैम्डा DL डिवाइड बाई R स्क्वायर, कोस थीटा का मान है अक्ष अपॉन R इक्वल्स टू, अब देखो इसको सॉल्व करो तो कोसेंट इसको बाहर निकाल दो, R इंटू R स्क्वायर कितना हो गया, R क्यूब। अब देखो यहाँ पे DL के सापेक्ष है तो R क्यूब तो रहेगा बाहर है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कोसेंट इसको बाहर निकाल लो, K लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, कोसेंट DL के सापेक्ष है, तो अक्ष इसके लिए क्या आ जाएगा, कोसेंट, तो लैम्डा अक्ष तो आ गया बाहर, यहाँ पे R क्यूब हो गया, तो R क्यूब भी क्या है इसके लिए, कोसेंट है, और इस समाकलन है DL। अब इसको DL क्या बता रहे हैं, DL का समाकलन करोगे तो पूरी इसकी परिधि आ जाएगी, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R। तो कितना हो जाएगा, K लैम्डा अक्ष अपॉन R क्यूब, ये DL का समाकलन कितना हो गया, 2 पाई कैपिटल R। अब देखो 2 पाई R इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू 2 पाई R, लैम्डा इंटू 2 पाई R कितना है, Q, तो इसके लिए Q रख दो, तो ये कितना मान हो गया, K
क्यू अपॉन के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब है। अब देखो इसको आर क्यूब का मान, क्योंकि अपन को त्रिज्या के रूप में दिया है, अक्ष दिया है, तो आर क्यूब, आर का मान कितना हो जाएगा, यानी कि आर क्या है, एक तरह से करण है, तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर अक्ष स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो गया, अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1 बाई या रूट या पावर 1/2। यहाँ पे क्यूब है तो इसका क्यूब करो, तो आर क्यूब बराबर कितना हो गया, अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये मान रखो वहां पर। तो E इक्वल टू कितना हो गया, रखो मान के क्यू अक्ष अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना सॉल्यूशन आ गया। अब जो कंडीशन दी है कि अक्ष ग्रेटर देन आर है, इसका अर्थ है आर स्क्वायर को अपन नगण्य मान सकते हैं। तो आर स्क्वायर को नगण्य करोगे तो कितना देगा, E इक्वल टू के क्यू अक्ष अपॉन आर हट गया तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 3 अक्ष की पावर 3 होगी, अक्ष की पावर 3। तो E का मान कितना आ गया, यहाँ से E बराबर के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.5। इसमें देखो क्या दिया है, एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोला दोनों की त्रिज्या r है, यानी एक तो आपको वलय दिया है, एक क्या है, गोला दिया है, और दोनों पर क्या है, एक समान रूप से आवेशित हैं दोनों, और दोनों की त्रिज्या क्या है, r है। दोनों पर आवेश q है, इस पे भी q है तो इस पे भी कितना है, q है। दोनों का गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है, यानी कि इसका जो केंद्र बिंदु है, जो अक्ष होगी, यानी कि वलय ऐसे होगी, इसकी अक्ष ऐसे रहेगी, तो उसके अक्ष पर स्थित है, तथा वलय के केंद्र से r/√2 दूरी पर है, यानी कि ये केंद्र है, यहाँ से अक्ष बराबर r/√2 दूरी पर क्या है, गोले का केंद्र बिंदु है। अब क्या करना है, देखो अपन को क्या निकालना है, गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात करो, यानी कि इसके द्वारा इस पर कितना बल लगाया जाएगा या फिर इसके द्वारा इस पर कितना बल लगाया जाएगा। कोई सा एक बल है, इसके द्वारा इस पर कितना लगाया जाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा, तो एक बल का मान निकाल लें। और विद्युत बल के लिए इक्वेशन होता है F = 2E, ये विद्युत बल का समीकरण होता है। तो अपन को क्या चाहिए, एक तो आवेश आपको Q दिया हुआ है, इसके लिए क्या चाहिए, E का मान चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस वलय के द्वारा इसके केंद्र बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। और तो इससे पीछे वाला जो एग्जांपल था 2.4, उसमें हमने सोल्व किया कि वलय के केंद्र से अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान कितना होता है, E बराबर के क्यू अक्ष अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको आगे हमने फिर अक्ष ग्रेटर देन आर से सोल्व कर लिया था। तो अपन को देखो यहाँ पे क्या दिया है, अक्ष का मान दिया है की बार कि अक्ष बराबर इतना है, तो अपन इसको अक्ष बराबर इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें, तो वलय से अक्ष दूरी के लिए ये समीकरण आ जाएगा, और इसमें अक्ष बराबर कितना रख देंगे, r/√3। तो ये मान यहाँ पे रखोगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अक्ष की जगह कितना रहेगा, r√3 डिवाइड बाई अक्ष की जगह r, और जब स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर, और ये 3 हो जाएगा तो 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया के क्यू r√3 डिवाइड बाई ये हो गया 4r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको आगे सॉल्व करोगे, के क्यू r√3 डिवाइड बाई, देखो 4 की पावर 3/2 है, यानी कि इसका घन लोगे फिर इसका वर्गमूल करोगे तो घन हो जाएगा, 4 का घन हो गया 64 का वर्गमूल 8, तो ये हो गया 8, और r की पावर कितने हो जाएगी, 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, देखो 8 से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बच गया, एक तो √3 है ही, के क्यू डिवाइड बाई नीचे 8r स्क्वायर, ये तो आ गया E का मान।
कि इससे x बराबर r वलय से x बराबर r √3 पर दूरी पर कितना है E का मान कितना है ये मान आ गया। अब आपको क्या करना है, विद्युत बल का मान निकालना। तो विद्युत बल F इक्वल कितना होता है QE। यहाँ पे मान रखो, देखो यहाँ पे Q से गुणा कर दोगे तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 Q² अपॉन 8 R स्क्वायर। ये आपका विद्युत बल का मान आ गया। अब इसको आगे और सोल्व करना चाहो तो K का मान रख देना। K बराबर कितना है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो 1/4 आएगा तो 4 8 32 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यह सोल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2.7 है। चित्र अनुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। यानी क्या दिया है, अर्धगोला दिया है, उसके पृष्ठ पर यानी कि इसके जो आधार है उस पर क्या है Q आवेश स्थित है। तो एक तरह से मान सकते हैं अगर पूरा गोला होता तो ये बिंदु क्या होता, गोले का केंद्र बिंदु है। तो पूरे गोले के लिए केंद्र बिंदु पर Q आवेश स्थित है। अगर अर्धगोला है तो उसके पृष्ठ पर क्या है Q आवेश स्थित है। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। अब इससे प्रेरित कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो अपन सिंपल सी बात समझे, कोई गोला है और उसके केंद्र बिंदु पर Q आवेश स्थित है। तो फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा, पूरे गोले के लिए विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अब अर्धगोला दे दिया तो आधा, देखो पूरा गोले से ऐसे पूरी तरह फ्लक्स आएगा, विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ फैलेंगे। अब अर्धगोला दे दिया तो आधी बल रेखाएं हट जाएंगी, केवल आधी बल रेखाएं ही निकलेंगी। अब तो फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यह तो है, लिख देना आप पूरे गोले के लिए, पूरे गोले के लिए फ्लक्स। फिर अर्धगोले के लिए कितना हो जाएगा, के लिए कितना देगा, इसका आधा हो जाएगा। इसको आप फाई डैश दे देना या फ्लक्स कह देना, 5/2 कितना हो गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल सा आंसर जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 2.8। अगले 2.8 में क्या कह रहा है कि चित्र अनुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू E0 अक्ष I कैप में स्थित है। यानी जो डायग्राम बना रखा है उसमें आपको विद्युत क्षेत्र का मान दिया है E बराबर E0 अक्ष I कैप। I कैप का अर्थ क्या है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अक्ष अक्ष दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, अक्ष अक्ष के अनुदिश है। और ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है कि घन रखा हुआ है, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा A बराबर 1 सेमी है। यानी आपको एक तो देखो E वेक्टर दिया है E0 अक्ष I कैप, एक घन की भुजा दे दी A बराबर 1 सेमी। अब देखिए सेमी में दिया है, जिसको मीटर में चेंज कर लो, 1 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। E0 का मान दिया, यानी कि जो कांस्टेंट है E0 को मान दे दिया 2.5 × 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा पारित आवेश का मान ज्ञात करो। यानी एक तो फ्लक्स का मान निकालने की इस घन से कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, और एक ये निकालना है कि इसमें कुल आवेश का मान कितना है। अब देखो फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल टू वही क्लोज इंटीग्रेशन S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन लगाएंगे और अपन इसको प्लस के मान निकाल लेंगे और फ्लक्स आ जाएगा, फाई का मान आ गया तो Q का मान आ जाएगा, फ्लक्स को अपने एप्सिलॉन नॉट से गुना कर देंगे। तो देखो पहले तो फ्लक्स का मान निकालते हैं, तो फाई इक्वल कितना हो जाएगा। अब देखो कितने पृष्ठ है इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी घन है तो 6 पृष्ठ होंगे। तो 6 पृष्ठ के अलग अलग समाकलन करेंगे तो आपका कुल फ्लक्स समान आ जाएगा। अब संपूर्ण के लिए करते हैं तो क्लोज इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना। तो कितना हो जाएगा A ds वेक्टर किस कौन से पहले तो कौन से पृष्ठ के ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ A B E F प्लस इंटीग्रेशन
ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अब की बार ले लिया मैंने बी सी डी ई प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अब की बार ये ले रहा हूं मैं, ये हो जाएगा सी डी जी ओ प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अब क्या ले रहा हूं ये वाला ओ जी एफ ए प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अब कौन सा बच गया, एक ये सामने वाला बच गया ई डी जी एफ प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अब ये पीछे वाला बच गया है कि ए बी सी ओ 6 प्रश्न हो गए, 6 समाकलन हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न, तो 6 इसके समाकलन हो जाएंगे, सभी का योग करेंगे तो कुल प्लस का मान आ जाएगा। अब देखो अपने एक एक के लिए सोल्व करते हैं। पहले तो ये देखो ए बी ई एफ, इसमें ई की डायरेक्शन इस तरफ है और ds की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसी तरफ आएगी। अब देखो ds की डायरेक्शन किस तरफ होती है, यानी ds के है क्षेत्रफल अल्पांश है, तो क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन है, तो आपका सरफेस है उसके तल के लंबवत होती है, तो ये दोनों इसी तरफ क्या है, ये है इसी तरफ आपका ds हो गया, तो दोनों के मध्य ds cos से कितना रहेगा 0, तो ये रहेगा फाई इक्वल्स टू ई डी एस और cos का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो गया ई डी एस, कौन सा ए बी ई एफ प्लस, अब देखो यहाँ पे बी सी डी ई, अब देखो इसमें ई की डायरेक्शन ये है, इस तल की डायरेक्शन क्या होगी, या इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लंबवत हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ कितना हो गया अंकल 90, cos 90 का मान कितना होगा 0, तो ये हो गया 0, फिर आ जाएगा सी डी जी ओ, इसकी देखो इस क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, ई की डायरेक्शन इस तरफ है, तो कितना रहेगा cos 180 का मान माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा माइनस ई डी एस, कौन सा है सी डी जी ओ प्लस, अगला देखते हैं ओ जी एफ ए, इसमें ई की डायरेक्शन ये रहेगी हमेशा और ये तल की डायरेक्शन, ये क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन हो गई, तो cos 90 का मान है 0 प्लस, फिर आ जाएगा ये वाला देख लेंगे, ये वाला ये था, तो ये इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ई की डायरेक्शन ये है, फिर से 90 डिग्री, इसका मान भी प्लस 0 प्लस, अब पीछे वाला हो गया ए बी सी ओ, इसका क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस तरफ और ए की डायरेक्शन इस तरफ है, फिर से cos 90 कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से ये सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये मिटा रहा हूं, इतना था, तो 5 का फाइनल मान कितना आ गया ई डी एस ए बी ई एफ माइनस ई डी एस सी डी जी ओ। अब तक यहाँ से ई कांस्टेंट होगा तो ई दोनों के लिए बाहर रहेगा, फाई कांस्टेंट कितना रहेगा ई डी एस का इंटीग्रेशन है माइनस ई डी एस सी डी जी ओ। अब ई का मान रखते हैं, तो ई का मान कितना है यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, तो फाई कांस्टेंट कितना रहेगा, ई का मान है ई जीरो अक्स आई कैप, यहाँ वेक्टर हटा रहा हूं मैं, तो कितना आ गया ई जीरो अक्स डी एस माइनस ई जीरो अक्स डी एस का इंटीग्रेशन। अब देखो अपन अक्स का मान देखें तो ये तल कौन सा है, देखो ये तो है ए बी ई एफ और ये कौन सा है सी डी जी ओ।
ए बी ई एफ के लिए एक्स का मान कितना होगा, ये है ए बी ई एफ। तो यहां से देखो एक्स बराबर कितना है, ए है, एक्स बराबर ए का मतलब 1 सेमी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी ई एफ क्षेत्रफल के लिए एक्स बराबर कितना है, ए बराबर है, बाद में लिख देंगे वो तो। अब दूसरा ये देखें सी डी जी ओ के लिए, इसके लिए देखो ये कहां पे है, सी डी जी ओ, यानी कि ऐसे स्थित है, ऐसी स्थित, इसका मतलब ये कहां पे है, मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु का अर्थ एक्स बराबर कितना है, इसके लिए एक्स बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स बराबर ए रखेंगे, इसमें एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट ए, और ds का अर्थ हुआ इसका कुल क्षेत्रफल है, और इसका कुल क्षेत्रफल यानी कि s, या अपन ये लिख देंगे एक बार ds लिख देते हैं। अब देखो ds का मान कितना होगा, ds का अर्थ हुआ इसका क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल यानी कि एक क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा का मान कितना है, तो a, एक स्क्वायर का मतलब ये हो गया a स्क्वायर। तो यहाँ पे रखोगे फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, e नॉट a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब आ गया। अब ये मान रख दो यहाँ पे, फाई का मान कितना आ गया, e नॉट का मान कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर 5, a क्यूब का मान यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, फाई इक्वल हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू इसका होल क्यूब करोगे तो ये जाएगा 3 गुने 6, 10 की घात -6। तो ये हो गया फाई इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। ये आ गया फाई का मान आ गया। अब देखो अपन को क्या निकालना है, क्यों निकालना है, एक तो आ गया फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान आ गया, फिर आवेश का मान निकालना है। तो फाई को कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से q बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट फाई। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का आपका मान पता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू फाई का मान कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -1। अब इसको सोल्व कर लेना, फाई का मान है क्या मान आ जाएगा, q का मान आ जाएगा, ठीक है, और कूलाम में इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ।